नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या हैं और उसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप कंफर्टेबल जोन में अपने आप को महसूस करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एकदम आसान और इजी लगेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग में राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। यानी कि किसी एंगल की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल उसमें शामिल होगा। अब हम इसको एक नाम देते हैं इस ट्रायंगल में, वर्टेक्स को ए, ये बी है और ये सी। अब अगर हम इस एंगल सी को थीटा मानते हैं, यानी कि थीटा के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, तो आप कहते हैं कि परपेंडिकुलर होगी। आप ये जानते हैं कि यह एंगल परपेंडिकुलर होगा। तो यह क्या होगा, यह बेस हो जाएगा। यह क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। यानी कि परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार और हाइपोटेनस कर्ण। अच्छा, अब अगर ये ट्रायंगल बनाया हमने 3, 4, 5, तो आपने कहा कि क्या यह पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, पाइथागोरस के थ्योरम्स को यह पालन कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें फॉलो हो रही है। तो कहेंगे ठीक है। तो कहेंगे कि आप क्या यह भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो कहें हाँ, यह भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। और यही सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी यही है, तो दोनों चीज़ फॉलो हो रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं परपेंडिकुलर यहाँ भी कभी कैलकुलेट कर लिया जा सकता है, बेस यहाँ भी आ सकता है। तो आप कहेंगे हाँ, बेस यह भी बन सकता है, बीसी भी बेस बन सकता है, लेकिन कब बेस बनेगा उसका एक निश्चित क्राइटेरिया है, कब बनेगा तो इसको समझते हैं। बेस तब बनेगा जब हम 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में बात करेंगे। यानी कि 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में बात करेंगे तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि यह है। और इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी, तो आप कहेंगे बेस यहाँ पर। तो अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस। क्या हाइपोटेनस चेंज होगा, नहीं, हाइपोटेनस चेंज नहीं हो सकता है। हाइपोटेनस जैसा है उसी तरह से ही रहेगा, हाइपोटेनस में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन का ही है, क्योंकि इसमें बेस या परपेंडिकुलर या बेस कोई भी इसमें निगेटिव हो या दोनों निगेटिव हो, बट जो हाइपोटेनस है वह ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जब निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब हम इसके फंक्शंस को डिनोट करते हैं कि फंक्शंस क्या है। अब रेफरेंस हम करते हैं क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस रेफरेंस टू थीटा डिग्री, यानी थीटा एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं थीटा एंगल की, तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि कहेंगे हम लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेस बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, tan थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं P/h एंड B/h। तो h कैंसिल आउट हो जाएगा और P/b हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार, यह कर्ण हो गया है। ये आपका tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। cot थीटा क्या होगा? तो cot थीटा जो होगा यह 1/tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो यहाँ पर पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा B/p, और B/p को क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब। अब आया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? यानी कि कर्ण बाई लंब, कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं, यानी कि h/p लिख सकते हैं इसको। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब एक और बच गया हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा तो 1/cos थीटा, और cos थीटा यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो h/b हो जाएगा, तो यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बस यही 6 फंक्शंस हैं। 1 फंक्शंस, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 फंक्शंस हैं। 6 फंक्शंस के आधार पर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फिल्म को फिल्माते हैं। यदि यह 6 फंक्शंस आपको पता हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी, और थोड़ा नहीं मतलब लगभग आसान हो जाएगी, कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस फंक्शंस को ना भूलें। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो ये फंक्शंस याद हो जाएंगे। बस अब तो इसमें फंक्शंस में 2 ही कंपोनेंट काम कर रहे हैं बेसिकली। चलिए देखते हैं कि 2 कंपोनेंट क्या कौन से हैं जो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और अलग हैं। तो आप सबसे पहले कहेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, यही 2 अलग हैं, P/h B/h। और बाकी क्या है भाई? और 4 तो बचे हुए हैं। तो आप कहेंगे 4 तो उलट पलट के किसी तरह से बनाए गए हैं। tan थीटा क्या है? साइन बाई कास, यानी साइन थीटा बटे कास थीटा। तो बस उलट पलट के इसको P/b के रूप में लिख दिया गया। cot थीटा cot थीटा जो है tan थीटा का उल्टा लिख दिया गया है, B/p। इसी प्रकार कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। यानी कि 2 कंपोनेंट यानी साइन थीटा कॉस थीटा ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके रखना है। यानी कि 2 एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। आइए अब आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू क्या है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ एंगल। बार बार कहते हैं कि sin 30 का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा, sin 90 का मान क्या होगा, sin 0 का मान क्या होगा। तो इन सब के मान को हम याद कैसे करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग राइट एंगल ट्रायंगल के बेस्ड है, और इधर उधर ही घूमती है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ही मेन उसका स्ट्रक्चर है। चलिए एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया बढ़िया सा, ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री के अगर ऐसे सिंबल आपने बना दिया तो 90 डिग्री माना जाता है कि ये 90 डिग्री है। अब हमने कहा कि यह एंगल है थीटा। अब इसको क्या करो कि इसको आप 0 कर दो, इस थीटा डिग्री को 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे आप? तो कहेंगे A को खींच के यहाँ पर लेकर आ जाओ, बस यही काम तो करना है। यानी थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है और यह बेस है। तो आप कहेंगे कि थीटा को 0 करने के लिए
ए को खींच के तो यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ठीक है लेकर आओ। तो ए इस पर जब आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर ए आ गया, तो आप कहेंगे कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी बी सी के बराबर हो गया है, लेकिन ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया 0, यानी परपेंडिकुलर को तो आपने 0 बना दिया। अब यहां पर हम लिख देते हैं हाइपोटीनस इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। बस वैल्यू रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, थीटा को 0 डिग्री बना दिया, यानी कि ए को खींच के यहाँ पर लेकर आए। तो मान रख दीजिए साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा नहीं, इस यहाँ लिखिए, यहाँ साइन 0 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस, यानी परपेंडिकुलर 0, हाइपोटीनस एच इक्वल टू 0। कॉस थीटा क्या हो गया, तो आप कहेंगे बेस अपान हाइपोटीनस। तो बेस और हाइपोटीनस बराबर है, तो आप लिख सकते हैं एच बाई एच इक्वल टू 1। आपने देखा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 डिग्री की वैल्यू, आप कहेंगे 0/1 इक्वल टू 0। कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1/0, और 0 से किसी में अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। अब आया सेक थीटा, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री की वैल्यू, सेक 0 डिग्री की वैल्यू यानी कि कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि अगर यह 0 है तो 1/0 हो जाएगा इसका उल्टा, तो यानी कि यह नॉट डिफाइन होगा। चलिए, अब कोसेक जी की वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइन। इस तरह से आपने देखा 0 के रेफरेंस में अगर हमने बात किया, 0 डिग्री बना के थीटा को 0 बनाया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पुटअप हुई, यानी कि इसके 6 फंक्शंस के वैल्यू हमको पता चल गए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि जिसकी वैल्यू 0 आती है उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। साइन की वैल्यू 0 आई तो आप यहाँ देखिए ये नॉट डिफाइन है, tan की वैल्यू 0 आई तो कॉट यहाँ नॉट डिफाइन है, कॉस की वैल्यू 1 आई तो 1 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 1। बट अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन हो गया, और नॉट डिफाइन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए, अब आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। अब हम देखते हैं कि साइन 90 की वैल्यू, यानी थीटा को हम 90 मानते हैं। अब क्या किया हमने, 0 पर समझ लिया, अब 90 पर समझते हैं। 90 क्या है, यदि हम थीटा डिग्री को 90 डिग्री बनाते हैं तो क्या यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, C को खींच के कहीं यहाँ पर लाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इस बार, क्योंकि यह जब पूरा लंब खड़ा होगा तभी तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। यानी कि C को खींच के हम B की जगह पर लेकर आएंगे, यानी कि C कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हाइपोटीनस क्या है, हाइपोटीनस लंब के बराबर हो जाएगा, लंब के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटीनस, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो आप कहेंगे बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि C जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ कि बेस हो गया 0, तो मामला यहाँ पर सेट हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटीनस और बेस इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के एटजिट रख देना है 6 फंक्शन में। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस और h बाई
एच इक्वल टू 1, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि b बाई एच इक्वल टू 0 बाई 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ होगा tan, तो सारे का वैल्यू आपको साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया, तो यानी कि सभी 6 फंक्शंस की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे? साइन बाई कॉस करेंगे, तो ये क्या करेंगे? नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। कॉट करेंगे क्या होगा? तो कॉट 90 की वैल्यू, तो कहेंगे कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ नॉट डिफाइन है। कोसेक 90 की वैल्यू, तो आप कहेंगे यहाँ सेक की वैल्यू 1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सेक साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कोसेक की वैल्यू 1 होगी। सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? कॉस 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब ये 6 फंक्शन आपके निकल गए बड़े आसानी से। आपने 90 के रेफरेंस में बात किया, यानी थीटा को 90 डिग्री आपने बना दिया। चलिए अब बात करते हैं कि यदि साइन 45 हो, यानी थीटा की वैल्यू 45 हो, तब कैसे होता है। उसके लिए समझते हैं कि साइन को, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू हम 45 कर दें तो मामला क्या होता है। चलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आराम से समझते हैं इसको एकदम बढ़िया। चलिए अगर यहाँ हम कहते हैं 45 डिग्री, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री आप मान लीजिए, एक एंगल को आपने एज्यूम कर लिया, बस सारे एंगल डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी में ही समाहित है। तो आप कहेंगे ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे यह भी 45 ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। तो 45, 45, 90 और 90 ये 180, मामला सेट है। अब एक थ्योरम्स और, किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल्स अगर आर इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो उनकी साइड भी आपस में इक्वल होगी। यानी कि अगर हम P परपेंडिकुलर और बेस को इक्वल कर दें तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये है ही इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर को भी 1 मान लें और बेस को भी 1 मान लें तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह √2 हो जाएगा। बस ये वैल्यू रख लीजिए। ये हो गया है 1 और यह भी हो गया 1 और यह हो गया है √2। बस बात बन गई, काम एकदम फर्स्ट क्लास है। अब यही साइन की वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 डिग्री। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर क्या है? 1 है अपन हाइपोटेनस √2 कॉस 45 डिग्री। तो आप कहेंगे 1/√2 बेस अपन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बेस इक्वल है, तो सेम जो साइन 45 की वैल्यू आएगी वही कॉस 45 की वैल्यू आएगी। अच्छा कैसे आएगी? 45 प्लस करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि 90 हो जाएगा। 90 क्या है? एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, यानी कि इनका ये रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि यह दोनों संख्याएं अगर आपस में मिलती हैं तो 1 का निर्माण होता है। अभी किस तरह होता है उसको सीखेंगे। वैल्यू क्या होगी आपकी? तो आप कहेंगे 1/√2 अपन 1/√2, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 1। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √2, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो
तो आप कहेंगे √2 हो जाएगी। अब हमने 6 फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। किसके रेफरेंस में? 45 डिग्री के रेफरेंस में। यानी कि अगर 45 डिग्री के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू साइन के, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक के आएंगे। अच्छा, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि ये रेशियो में इसको व्यक्त करिए तो आप कहेंगे रेशियो तो इसका यही बन रहा है। रेशियो क्या बन रहा है? 1:1:1/√2। यह क्या है? साइड का रेशियो है। लेकिन अगर एंगल का रेशियो पूछा जाएगा तो 1:1:2 के रेशियो में एंगल का रेशियो होगा। ये एंगल है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर रहेगा 45 और ये होगा 90, तो ये हो जाएगा 1:1:2। यानी इस रेशियो में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने ये सीख लिया 45 के एंगल में, यानी 45 के रेफरेंस में। अब हम क्या करेंगे? 30 और 60 के रेफरेंस में बात करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल कैसे कैसे फॉर्म्ड होते हैं। अभी तक हमने और एंगल को देखा, अब हम 60 और 30 के एंगल को देखेंगे कि उसमें वैल्यू क्या होती है। ए, बी, सी, यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि हम इसको एक मानते हैं, इसको भी एक मानते हैं और इसको भी मानते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है, यह 60 होगा तो यह भी 60 होगा और यह भी एंगल 60 होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहा जाता है कि यदि वर्टेक्स से सामने की भुजा पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह परपेंडिकुलर उस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी कि यदि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला सामने की भुजा पर, इस पॉइंट को हमने n नाम दिया, तो यह क्या हो जाएगा? 1/2। यह भी हो जाएगा 1/2। अब यह भी होता है कि यदि वर्टेक्स से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वर्टेक्स पे बने हुए एंगल को 2 बराबर भागों में वह परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। तो यानी कि यह 30 डिग्री हो जाएगा और यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब सारे रूल फॉलो कर रहा है कि इसी ट्रायंगल के, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के भी सभी रूल फॉलो कर रहा है या इक्विलैटरल ट्रायंगल के यह सभी रूल फॉलो कर रहा है। यानी कि हमारा ये ट्रायंगल एकदम परफेक्ट ट्रायंगल है। यदि हाइपोटेनस 1 है और बेस 1/√2 है तो हाइट क्या होगी? तो आप कहेंगे इसका वर्ग, यानी कि इसको हम कर ही देते हैं, 1² = 1/2 का स्क्वायर प्लस an²। तो आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 - 1/4 = an²। तो an की वैल्यू जो हो जाएगी वह √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को डिनोट कर देते हैं, √3/2। अब मामला सेट है, बस केवल हमको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है। इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कि साइन 60 के रेफरेंस से पहले बात कर लेते हैं। साइन 60 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या है? कहेंगे 1/3, हाइपोटेनस 1, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे बेस अपन हाइपोटेनस, तो 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे साइन बाई कॉस, 2 कैंसिल आउट, √3। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि tan का रेसिप्रोकल 1/√3।
कोसेक, तो आप कहेंगे कि साइन का उल्टा, यानी साइन √3/2 है तो 2 √3/2 कर देंगे हम। सेक 60 की वैल्यू, तो आप कहें कास का उल्टा, कास का रेसिप्रोकल 1/2 का, वो 2 हो गया। अब ये हमारी आ गई वैल्यू 6 फंक्शंस की, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक के रूप में 60 के रेफरेंस में बात किया। यदि हम कहें कि 30 के रेफरेंस में हम बात करें तो साइन 30 के वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन 30 के सामने की भुजा 1/2 है और हाइपोटीनस ये है, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनस, तो आप कहेंगे 1/2। तो cos 30 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे √3/2। क्यों? क्योंकि यह इसका बेस है और हाइपोटेन्यूस ये है। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/3। cot का क्या हो जाएगा, cot 30 का, तो आप कहेंगे cot 30 tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कहेंगे √3 हो जाएगा। कोसेक क्या होगा, कोसेक 30 का वैल्यू, तो आप कहेंगे साइन का उल्टा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब सेक 30 का वैल्यू, आप कहेंगे कॉस का उल्टा, कॉस क्या है, √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 √3/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर तो हमने वैल्यू को पुटअप कर लिया, निकाल लिया, लेकिन यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो देखें कि साइन 60 का वैल्यू cos 30 के वैल्यू के बराबर है, यानी कि यह दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कंप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, साइन θ1 + θ2 = 90 डिग्री। देन कंप्लीमेंट है, यह एक दूसरे के कंप्लीमेंट एंगल हैं, यानी 60 और 30 मिलेंगे तो 90 बनेगा, यानी कि जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, तो इनके जो है कंप्लीमेंट्री एंगल भी वही सेम चेंज होंगे, यानी कि cos 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगी। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो टेन 60 की वैल्यू कॉट 30 की वैल्यू के बराबर होगी। कॉट 60 की वैल्यू, तो आप कहेंगे टेन 30 की वैल्यू के बराबर होगी। अब कहेंगे कोसेक 60 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि इसके एक कंप्लीमेंट है। अब यहाँ पर कहेंगे सेक 60 का वैल्यू, तो आप कहेंगे कि कोसेक 30 की वैल्यू के बराबर होगी। तो आपने देखा यहाँ पर अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो एक दूसरे के वह सिमिलर होते हैं, यानी कि जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन सब वैल्यू को तो हमने सीख लिया बढ़िया से। यदि हमको इसको ग्राफ में उतारना है तो हम कैसे इसको उतारते हैं, एक बार ग्राफ इसको फिलअप करके हम लोग देखते हैं। चलिए अब हमारे पास एक ग्राफ है और हमको इसको फिलअप करना है। अब सपोज करिए कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ज़्यादा विशेषता आप नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और आपको एक ग्राफ केवल भरना है और केवल आपको साइन की वैल्यू पता है, यानी कि साइन में इन सब के मान पता है, तो आप भर लेंगे आराम से। पूरे 6 फंक्शंस के वैल्यू पता हो जाएगी आपको। लेकिन अगर यह भी नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे फिर हम वो ट्रिक लगाएंगे कि इसको भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 0, चलिए यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इतना तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी के बाई 4 कर देंगे, यानी कि बटे 4 / 4 / 4
यहाँ भी अपॉन 4 और यहाँ भी अपॉन 4। और इन सब का अब रूट लगा देंगे, यानी कि इसका रूट लगा दीजिए, इसका भी 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 रूट लगा दीजिए। यानी कि हमको कुछ नहीं पता तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। बस मामला क्लियर है। अब इन सब चीज़ों को, अन्यथा वाली चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो आपको देखेगा कोई, कहेगा इस तरह से ट्रिक आपने यूज किया है, तो ये पता नहीं चलेगा। आपको पता चलना चाहिए कि आपको याद है सब, ये सब एकदम मेमोराइज है। आप ध्यान दीजिए, यदि कास की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, तो पीछे से कास की वैल्यू लिखना शुरू कर दीजिए। 0 की जगह 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। और tan की वैल्यू साइन बाई कॉस, यानी 0, 2 कैंसिल आउट, 1/√3, यहाँ 1, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, √3, यहाँ पर क्या होगा नॉट डिफाइंड। चलिए, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर नॉट डिफाइन हो गया, तो आगे क्या है 1/2 का उल्टा, आप कहेंगे 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता ही है। सेक का यानी कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस की जितनी भी यहाँ दिए हुए फंक्शन के वैल्यू सबको रेसिप्रोकल करेंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 का अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। कॉट का क्या है, tan का रेसिप्रोकल, tan यहाँ 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह आपने कुछ भी नहीं सीखा था तो आपने पूरे ग्राफ को फिलअप कर दिया एकदम करेक्ट, यानी कि उस ट्रिक के माध्यम से आपने इस ग्राफ को कंप्लीट किया। यानी कि sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू की जानकारी है तो आप पूरे ग्राफ को भर सकते हैं। अब आइए हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करने वाले वो नंबर्स होते हैं और उन्हीं के माध्यम से, यानी कि उन्हीं का एक समूह होता है जिसको बोला जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी 3 अंकों का वो होता है, 3 नंबर्स उसमें होते हैं, 3 अंक नहीं होते, 3 नंबर्स होते हैं। अब सीखते हैं उसको क्या चीज़ है वो। देखिए, यह है राइट एंगल ट्रायंगल ABC और C है थीटा, तो थीटा के रेफरेंस में बात करेंगे तो P और B और AH। अभी कहता है कि P² + B² + AH²। यहाँ पर जो भी नंबर हैं इसको फॉलो करते हैं, यानी इसको सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि पाइथागोरस की थ्योरम को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत होंगे, कितने नंबर्स हैं हमको पता नहीं है, हम डिफाइन कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को निकालने की विधि क्या है। अब हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। पहले हम कहते हैं कि हम सबसे पहले लेंगे ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर क्या है, यानी विषम नंबर। विषम संख्या
का ट्रिपलेट, यानी विषम संख्या का ट्रिपलेट हमको निकालना है। अब विषम संख्या में सबसे पहले हम ले लेते हैं 3। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9। 9 में से 1 को आप निकाल लीजिए, कितना बचा 8। 8 के 2 भाग कर दीजिए, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 4, यानी आधा आधा कर दीजिए और जो आपने निकाला था उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये है 4। अब इसके ट्रिपलेट क्या बन गए 3, 4 और 5। एक और नंबर लेते हैं 5। 5 का स्क्वायर 25। 25 के 25 में से 1 निकाल लीजिए, 24 के 2 पार्ट करिए, यानी कि 12 और एक और उसमें जोड़ दीजिए 13। तो कितना हो गया 5, 12 एंड 13। 7 का इसी प्रकार निकालते हैं, 7 स्क्वायर 49। 49 में से 1 को हटाते हैं 48, 24 एंड 25। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 7, 24, 25। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि जो ऑड नंबर के ट्रिपलेट हैं उनमें हाइपोटेन्यूस और सेंटर वाले नंबर का डिफरेंस 1 होता है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ओड नंबर का ट्रिपलेट है तो उसमें हाइपोटेन्यूस और उसके सेंटर वाले मान, सेंटर वाले वैल्यू के बीच का अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा वह 1 होगा, 1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 1 है, 1 है और यह 1 है। इस प्रकार हम ऑड नंबर ट्रिपलेट को हम निकालते हैं। अब आइए हम सीखते हैं कि इवन नंबर ट्रिपलेट क्या है। अच्छा, अब इवन नंबर का ट्रिपलेट क्या है, यानी कि सम संख्या का ट्रिपलेट क्या है। तो सम संख्या में सबसे पहले हम ले लेते हैं 4। 4 का आप वर्ग करिए, आ गया 16। 16 को आधा कर दीजिए, कितना है 16 को आधा करेंगे जब तो ये 8 हो जाएगा। 8 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, हाफ हाफ, तो 4 4 हो गया। अब एक इसमें से माइनस कर दीजिए और वही एक इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक और नंबर हम लेते हैं 6। तो 6 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 36। 36 का हाफ कर दीजिए, 18 हो जाएगा। और 18 को क्या करिए 2 पार्ट में बांट दीजिए, 9 9, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 2 का है। यानी कि ऑड नंबर में हाइपोटेन्यूस और अन्य एक संख्या का डिफरेंस जो है वह जो है 2 होता है। यानी कि उसका जो भी मान होगा, हाइपोटेन्यूस जो सबसे बड़ा होगा, उसमें एक संख्या जो दूसरी 2 संख्याओं में से एक संख्या के बीच जो डिफरेंस बनेगा वो 2 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 4 5, यहाँ पर तो 1 है और लेकिन यहाँ पर 2 है। ये अगर हम 4 को भी काउंट करते हैं तो यहाँ पर सम संख्या का ट्रिपलेट बनाते हैं तो यही ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम विषम संख्या लेते हैं तो भी यही ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अगर 6 सम संख्या लेते हैं तो 6 8 और 10, ये क्या है, यह भी तो सेम यही ट्रिपलेट है, 3 4 5। आप ध्यान दीजिए जो बेसिक ट्रिपलेट है उसी में दुगना करके यहाँ पर बना हुआ है और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने 8 लिया, 8 का स्क्वायर करेंगे
तो 64 हो जाएगा। 64 का हाफ करेंगे 32 हो जाएगा। 32 को 2 भागों में बांटेंगे यानी 16 16 32, यानी कि एक को हम 15 लिख दिया, एक को 17 लिख दिया आपने। तो यहाँ पर क्या हुआ 8, 15 और 17। हाइपोटीनस और सेंटर वाले वैल्यू से डिफरेंस कितना है, 2 का है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह ट्रिपलेट यानी कि डिफरेंस 2 के रूप में फॉर्म्ड हुआ है। इस प्रकार हम इवन नंबर के ट्रिपलेट को हम निकाल सकते हैं। यदि यह ट्रिपलेट आपको कंठस्थ है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आराम का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सहजता से समझ जाएंगे। तो आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी समीकाएँ जिस पे एंगल की वैल्यू कुछ भी हो वह उस सेटिस्फाई मतलब उस थ्योरम को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। जैसे एक हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर बेस या ए बी सी या हाइपोटेनस, यह है थीटा एंगल। इसके रेफरेंस में हम बात करेंगे। अब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, एनी नंबर हो, आप साइन थीटा की वैल्यू को रख दीजिए और कॉस थीटा की वैल्यू को रख दीजिए और मामला इक्वल ही आएगा। अब कैसे आएगा इसको देखते हैं। यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ फॉलो होने वाली है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस पर बेस अपन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। मामला सेट हुआ, आया वहीं पर। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि इसमें इसकी वैल्यू कुछ भी रख दें तो यही प्रूव्ड होके आएगा, यानी सेटिस्फाई होगा, 1 के बराबर ही आएगा। अच्छा, अब एक तो हमने ये सीख लिया। अब दूसरा क्या है, चलिए एक हमारा ये है, दूसरा क्या है। अब दूसरा जो है इसमें क्या करना है कि साइन से इसी फंक्शंस में भाग देना है। यह इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है साइन से। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन बदलेगा तो आप आ जाएगा कोसेक। ये हो गया हमारा दूसरी सर्वसमीका, यानी कि सेकंड सर्वसमीका। अभी हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर से भाग दिया था। अभी क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3, यानी हमारी 3 आइडेंटिटीज मिल गई हैं।
और इसी 3 आइडेंटिटीज़ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के सारे चीज़ें फिल्माएंगे। इस आइडेंटिटीज़ को बढ़िया से मनन कर लीजिए। अब इसको किस तरह से और फॉर्म में लिखा जाता है, आइए उसको हम समझते हैं 1 बाई 1 करके। चलिए, अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इनको हम रिमूव करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। अब इस फॉर्म को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से पक्षांतर करके लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे इसको ऐसे लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर टूटा हुआ है, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, इसको अब कहा ठीक है, ये एकदम फर्स्ट क्लास है। तो कहेंगे अगर इस तरह से लिखा गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यह जो है 1 प्लस साइन कॉस थीटा यहाँ पर भी आ सकता है, यानी कि एक फॉर्म तो ये है, दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। यानी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको बनता हुआ कहीं नज़र आए, कैसे कहीं दिखे, तो इसका मतलब इक्वल 1 होगा और सेम यही प्रूव्ड होगा, यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। अब चलिए दूसरी सर्वसंख्या देखते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को हमने देखा, अब सेकंड वाले को देखते हैं। दूसरी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे हाँ फर्स्ट क्लास यही था। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा। हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये लिखा गया है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो आप कहेंगे इस तरह से अगर लिख सकते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको प्लस माइनस के रूप में हम लिख देते हैं, इक्वल टू सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा। यानी कि ये यहाँ भी आ जा सकता है, यहाँ भी आ जा सकता है, इसका ये मूव कर सकता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वर्क कर सकता है। यानी कि यह इस फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं, इस तरह से हमको ये मिलेगा। चलिए आइए और आगे देखते हैं। अभी हमने दूसरी सर्वसंख्या देख ली है, अभी हम तीसरी सर्वसंख्या के ऊपर चलते हैं। तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे कि कॉट स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दीजिए, किस लिए है यहाँ पर पड़ा हुआ, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। इस तरह लिख सकते हैं? आप कहें बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ए स्क्वायर बी के फार्मूले में है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट क्लोज। ऐसे लिख सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। इस तरह से लिख सकते हैं 1/, अब इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा। आजकल एग्ज़ाम का सिनेरियो ये बन रहा है, यानी एग्ज़ाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब ऐसे पैटर्न दिखे तो आप ये समझ जाइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर ये फंक्शन काम कर रहा है। बस आप इसको करके आराम से निकल जाइए। अब कुछ और फंक्शंस को देखते हैं। अगर आपको कहीं पर लिखा गया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप क्या कहेंगे 1, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है। या स्क्वायर भी लगा दें या पावर कुछ भी लगा दें, पावर 4, पावर 6, पावर 4 में एक्सेट्रा पावर n लगा दें। सपोज करिए कि यहाँ पावर हमने n लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन टू द पावर n थीटा इंटू 1 साइन टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1। इससे कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कॉस टू द पावर n थीटा इंटू सेक टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे एकदम करेक्ट है, क्योंकि सेक 1/cos के रूप में है, तो ये कैंसिल आउट होके बन जाएगा 1। तो इस तरह से बनेगा cos टू द पावर n थीटा इंटू 1/cos टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1। इससे कैंसिल आउट, 1 हो गया। अब कहेंगे कि आप cot टू द पावर n थीटा इंटू tan टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, ये बनेगा। कैसे बनेगा? cot टू द पावर n थीटा इंटू 1/cot टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1। यानी कि इस फंक्शन को आप समझेंगे तो आराम से इस कोई भी सीरीज लिखी गई है तो आप उसको कवर करके उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसको देखते हैं। चलिए, आपके ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना है। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो एक चीज़ क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, और उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में भी समझेंगे कि ये इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो के अलावा भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे a/b इक्वल टू c/d। अब योग अंतरानुपात, यानी कि पहले योग कर लीजिए, यानी a प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपान c माइनस डी। इस तरह से हम योग करेंगे फिर अंतर करेंगे, इसी को बोलते हैं योग अंतरानुपात, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो इंग्लिश में बोलते हैं, योग अंतरानुपात हिंदी में बोलते हैं। आइए अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। एक बार अगर हम साइन थीटा को जोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 9/-1। इसको हम पूरी और लिख देते हैं 4 + 5 4 - 5 इक्वल टू 9/-1। अब आपके समझ में आया होगा बढ़िया से। यहाँ पर देखेंगे कॉस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 9/1 -1, यानी -1 को क्या लिख सकते हैं? -9 लिख सकते हैं tan थीटा को। आप कहेंगे हाँ ठीक है फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं, तो कहें इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप कहेंगे कि -9 का होल स्क्वायर प्लस 1 और -9 टू दी पावर 2 -1, तो ये हो जाएगा 81 + 1 और 81 - 1 इक्वल टू 82/80, ये हो जाएगा 41/40। यही इसका आंसर हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। चलिए अब तो हमने यहाँ सीख लिया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, लेकिन अगर सपोज करिए कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं आ रहा है और हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है, फट से हमको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो क्या करेंगे? तो भी यूज करेंगे कुछ? कहेंगे हाँ पक्का यूज करेंगे। आइए अब सीखते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पर होता है कंपैरिजन वैल्यू, यानी कि नोमिनेटर से नोमिनेटर को कंपैरिजन कर दीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अब अगर आप निकालेंगे तो यानी इनका योग करके बटे 2 कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू इनका योग 4 + 5 9/2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग 4 - 5/2 इक्वल टू -1/2 और ए हो गया इतना। अब आप कहेंगे कि ठीक है tan के रूप में बनाइए इसको, तो आप कहेंगे tan थीटा के रूप में 9/2 अपॉन -1/2, तो ए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -9 बच जाएगा। आप कहेंगे -9 आंसर आ गया tan का। अब tan की वैल्यू जब -9 आई तो वो उठा के यहाँ पर रखिए, इस फॉर्म में रखिए, तो -9 टू द पावर 2 + 1 -9 टू द पावर 2 - 1 इक्वल टू 81 + 1 इक्वल टू 82 अपॉन 81 - 1 इक्वल टू 80। अब इधर से काटेंगे तो हो जाएगा 41/40 और यही इसका आंसर है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, और फिर पूछा है कि कॉस 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड और tan 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड की वैल्यू बतानी है। अब आप क्या करिएगा, इतना लिखने से बेहतर है जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होंगे तो इसको क्या करिए कि इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो यह भी ये हो जाएगा। यानी एंगल अल्फा और बीटा के रूप में मान सकते हैं, या एक्स वाई मान लीजिए, जो भी आपको मानना है एज्यूम करके मान लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने क्या माना है। बस ये प्रभाव पड़ता है कि आपने जो माना है वो कोई अचर राशि मानी है। चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा किया, ए बी एंड सी, इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, यह 90 डिग्री। अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी
10 डिग्री के रूप में थे, तो इसको क्या आपने माना है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a/1 है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, a है, सॉरी इसको क्या करिए, a के फॉर्म में नहीं, x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको x, तो इसको y मान लीजिए, क्योंकि दोनों सिमिलर हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए, अब x एंगल के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो यह परपेंडिकुलर है या हाइपोटीनस है, तो यह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे √1 - a², बस यही चीज़ हो जाएगी। तो आप कहेंगे उसी दोनों फॉर्म को रख दीजिए, यानी cos थीटा क्या होता है, आप कहेंगे बेस, अच्छा किसके रूप में पूछा है, y के रेफरेंस में पूछा है, तो y का बेस क्या होगा, a हो जाएगा, a/, हाइपोटीनस, तो आप कहेंगे a/1 लिख देंगे, प्लस tan किसके फॉर्म में पूछा है, यानी कि tan x के रेफरेंस में पूछ रहा है, 1/a/√1 - a², यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a/√1 - a²। बस अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइज कर दीजिए, 1 - a² √1 - a², आप a को कॉमन ले लीजिए, √1 - a² यहाँ हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें ऑप्शन हमने नहीं लिया है, एक्चुअली ये सब CGL और SSC वेरियस टाइप आपको जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, हमने इसमें उसके ऑप्शन को नहीं लिखा, बशर्ते हमको ये आंसर चाहिए तो ऑप्शन की कोई विशेष ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको इसको डिस्क्राइब करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos थीटा 4/5 है, तो कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू बताना है। तो जैसे ही आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे cos थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में दिखी, तुरंत आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एकदम नॉर्मली सा। cos थीटा मतलब बेस 4 है, हाइपोटीनस 5 है, तो आपको पता है यह ट्रिपलेट का काम कर रहा है, 3 4 5। अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस होता है, तो इस बार क्या होगा, हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या पूछा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 4 है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो क्या हो गया ये, आप कहेंगे 3 4 7 7 3/7 इंटू 5/3। अब इसको कैंसिल आउट करिए, आप कहेंगे 5/3, और यही इसका आंसर है, यानी कि उतने के बराबर यह लिखा गया। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थीटा की वैल्यू बतानी है, यानी कि क्या रखेंगे, या 3 मान आ जाए, यानी 3 आ जाए, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें जो है आप सिंप्लीफाइज कर दीजिए, कॉट है तो उसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि cos² थीटा बाई cot² थीटा माइनस cos² थीटा, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, यानी कि cos² थीटा बाई cos² थीटा बाई sin² थीटा माइनस cos² थीटा,
अब यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया और बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ बचा हुआ है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, ये होगा टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो टैन 30 का वैल्यू होता है टैन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही इसका आंसर है। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव करके निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई चीज़ कॉमन लेकर हम देखना चाहें तो आराम से भी कॉमन लेकर इसको कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज करिए चलिए अभी हमको यहाँ से कॉमन लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से अगर कॉस को कॉमन लेंगे तो ये कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो टैन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री हो गई। यानी कि इस फंक्शंस को हम देखकर इस तरह से वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं।